साथियों नमस्कार। साथियों 2024 के इलेक्शन का आखिरी फेज बचा है जो कि 1 जून को खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी जी वापस सत्ता में आने वाले हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव को अगर हम गंभीरता से देखें एक नागरिक के तौर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि यह चुनाव मोदी बनाम विपक्ष नहीं रहा कभी भी। यह मोदी बनाम इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम से मेरा मतलब है वो ताकतें जो नहीं चाहती कि भारत में एक मजबूत सरकार बने, भले ही मोदी की हो किसी की हो। एक ऐसी मजबूत सरकार न बने जिसे झुकाना मुश्किल हो, एक ऐसी मजबूत सरकार न बने जो भारत के बारे में सोचती हो, एक ऐसी मजबूत सरकार न बने जो विदेशी ताकतों के सामने घुटने न टेकती हो। वो नहीं चाहते कि ऐसी मजबूत सरकार बने और इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, जितना ज्यादा हो सके डेंट मारा जाए और कोशिश करी जाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने। ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें शामिल कौन कौन है? इसमें कुछ विदेशी ताकतें शामिल हैं जो इंटरनेशनल नेक्सस चलाती हैं, जिसमें कुछ अरबपति लोग शामिल हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा। इसमें वो ताकतें शामिल हैं जो फॉरेन पॉलिसीज बनाने में पॉलिसीज मेकर हैं, चाहे यूके में बैठे हों, चाहे जर्मनी में बैठे हों, चाहे यूएसए में बैठे हो, चाहे कनाडा में बैठे हों। यहां पर बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स जो ये तय करते हैं कि उनके देश की पॉलिसी क्या होगी, ये नहीं दुनिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तीसरे नंबर पे इसमें शामिल वो लोग हैं जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कुछ पत्रकार हो गए, कुछ यूट्यूबर्स हो गए, हॉलीवुड हो गया, अन्य मीडिया ऐसी हो गई जहां से जनता डायरेक्टली प्रभावित हो सके। अब एक पत्रकार को कई लोग देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, विशेष तौर पे तो हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा से भारत को ऐसे दिखाओ जैसे भारत कोई भूखे नंगों का देश है। आप कभी भी देख लेना, इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। कभी हिंदुइज्म की बात चले हॉलीवुड की फिल्मों में, कभी आप देखना तो उस तरह से दिखाया जाता है जैसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी नॉर्मल सी चीज है, तुच्छ सी चीज है। उसी प्रकार से भारत की सरकारों को भी इस प्रकार से दिखाया जाता है कि हर चीज यूएसए से पूछ के ही करती है। वो इकोसिस्टम का जो तीसरा अंग है वो भी नहीं चाहता कि यहां पर मजबूत सरकार बने। और उसके अलावा जो लोग इसमें रोल प्ले करते हैं वो कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसका आईएसआई। पाकिस्तान अपने आप में ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके आईएसआई में दम है इतनी कि वो प्रभावित कर सकता है उन लोगों को जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के प्रति संवेदनाएं रखते हैं। उनके जरिए वो काम करा सकता है। पाकिस्तान उन नेताओं को प्रभावित कर सकता है जो पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही है चाइना, बगल में बैठा हुआ। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी उससे आगे निकल जाए और दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत कमाने वाला देश बने, कभी नहीं चाहेगा चाइना। ये सब लोग मिलकर के डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक वीडियो में पहले भी बता चुके हैं इन चीजों को। लेकिन क्रोनोलॉजी देखते हैं कि चीजें करी कैसे जाती हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो कहा यह जा रहा था कि यह चुनाव जनता मोदी को जिता तो देगी, लेकिन इसलिए नहीं जिताएगी क्योंकि जनता मोदी को लाना चाहती है, वो इसलिए जिताएगी क्योंकि जनता कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस को हटाना चाहती है। ये हटाने की राजनीति है। भैया ठीक है, इलेक्शन हुआ, मोदी जीत गए तो इसे मोदी की उपलब्धता नहीं माना गया, इसे माना गया कि भाई जनता कांग्रेस से नाराज थी। ठीक है साहब। फिर जब 2017 आया, आप गौर से सुनिएगा, 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी आया तो कहा गया कि इससे लोग बड़े नाराज हैं, लोगों में रोष है, मोदी को बड़ा नुकसान होगा। 2017 में यूपी में चुनाव होने हैं, वैसे भी बीजेपी की 30-40 सीटें आती थी, अब तो और नुकसान हो जाएगा। और जो लोकसभा में 73 सीटें जीती थी उनमें तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा 2019 में। ऐसे कयास लगाए गए 2017 के चुनाव से पहले। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2017 में मोदी की नेतृत्व में यूपी में कितनी बड़ी जीत हुई थी बीजेपी की, 325 सीटें आई थी। अब क्या हुआ साहब? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग बोलने लगे कि 2019 में जनता नाराज है और जीएसटी और नोटबंदी का जो गुस्सा है 2019 में देखने को मिलेगा। मोदी ने जो ये इस तरह के रिफॉर्म्स किए हैं इससे जनता में रोष है कि वो उनकी कमर तोड़ी जा रही है। जनता को लग रहा है कि रोजगार तो आ ही नहीं रहा, जनता को लग रहा है कि मोदी मिडिल क्लास के लिए तो काम कर ही नहीं रहा, ये तो अडानी के लिए काम कर रहा है, अंबानी के लिए काम कर रहा है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया और फिर से ये बोला गया कि मोदी जो है नहीं जीत पाएंगे। और फिर आपको पता है कि हमारे जवानों पर हमला हुआ, फिर हमने एयर स्ट्राइक करी और एयर स्ट्राइक के बाद हमारे देश में एक नया माहौल बन गया था और जिस पर विपक्ष ये बोलने लगा कि मोदी जी जीत तो जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी कोई उपलब्धियां रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जनता में एकदम से इमोशंस हैं नेशनलिज्म के, तो उस फ्लो में जनता जो है इनको वोट देकर के आ जाएगी, ये बोला गया। अब आप गौर से एक क्रोनोलॉजी देखना, 2019 के चुनाव से जस्ट पहले एक
खेल चला था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया पहले, उसको मैं बताता हूं। 2019 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले व्हाट्सएप ने एक फीचर अपने ऐप में लॉन्च किया, और फीचर था कि आप एक बार में 5 लोगों से ज़्यादा किसी को मैसेज नहीं भेज सकते। पहले यह था कि बल्क में मैसेज शेयर किए जा सकते थे कई लोगों को, लेकिन यहां पर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप इस बात को जानता था कि भारत में मोदी समर्थकों द्वारा ऐसे मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं जिससे मोदी के प्रति लोगों में प्रेम बढ़े, और यहां पर वो लोग ज़्यादा थे उस वक्त, अच्छा खासा अमाउंट में शेयरिंग हो रही थी। पहले वहां से कट ऑफ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे अपने जो यूट्यूबर्स पैदा किए इस इकोसिस्टम ने, एक वो जर्मनी वाला आता है, जर्मन कॉकरोच, उसको भारत भेजा गया। 2019 के चुनाव से ठीक पहले आया था, चेक कर लेना उसके यूट्यूब पर जाकर के, वीडियो पड़े हुए हैं। उसने एक वीडियो बनाया कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। उसने कुछ कंपैरिजंस दिखाए, ऐसा होना चाहिए और मोदी ऐसे हैं, ऐसा होना चाहिए मोदी ने ये कर दिया, ऐसा होना चाहिए मोदी ने ऐसे कर दिया। तो उसके जो क्राइटेरिया थे कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उन क्राइटेरियाज पर केवल एक ही आदमी था जो फिट बैठ रहा था, और उस आदमी का नाम था घुंगरू सेठ, हमारे केजरीवाल जी। खैर, उसके बाद उसने कुछ इंटरव्यूज किए आतिशी मारलेना के साथ, और ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि दिल्ली के स्कूल्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम दिल्ली में हुआ है। मतलब आम आदमी पार्टी का वो मेंबर है, उसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन उसने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी प्रभावित किया जाए चुनाव को और मोदी को जितना हो सके नुकसान दिया जाए। ऐसे ही आपको पता है एक चचा है रवीश चचा, वो भी उस टाइम बड़ा वीडियो वगैरह डालते थे और उस समय एनडीटीवी में काम करते थे, एक के बाद शोज करते थे, बड़ा कवरेज उनको मिलती थी। ठीक है साहब। और इनका जो एक मोहरा है प्यादा अरविंद केजरीवाल, उस वक्त भी अपने ड्रामे के साथ सुर्खियां बटोरे हुआ था, ठीक उस प्रकार से जैसे अब बटेरे हुए हैं। पहले अंतर और अब में अंतर यह था कि पहले जनता उसके साथ थी काफी हद तक, अब जनता पूरी तरह से उससे विमुख हो चुकी है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये 2019 की बात थी, शायद हमारा ध्यान उस वक्त उतना नहीं गया था। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 की क्रोनोलॉजी देखिए, एक इकोसिस्टम लगा कैसे है। एक बॉडी है कुछ लोगों की, मतलब कुछ लोगों का एक समूह है जो पैसा लगाने का काम कर रहा है। जॉर्ज सोरोस ने तो साफ साफ कहा $1 बिलियन खर्च करूंगा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए, साफ साफ बोला हुआ है। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है जो कैसे भी करके भारत में डिजिटल माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहता है, जिनमें कुछ यूट्यूबर शामिल हैं। इन यूट्यूबर्स की पूरी कोशिश है कि कैसे भी भारत को पीछा दिखाया जाए या भारत के प्रधानमंत्री को एक डिक्टेटर दिखाया जाए। आपको पता है जर्मन कॉकरोच ने वीडियो बनाया था, फिर एक के बाद उस टाइप के लोग वीडियो लेकर के आ गए। उसके बाद आपने देखा होगा कई लोग उसके पक्ष में उतर आए, कई पत्रकार उसके पक्ष में उतर आए, क्योंकि वो उसको फंडिंग मिलती है। और आपने देखा होगा जर्मन कॉकरोच कभी भी वीडियो बनाता है तो उसका वीडियो 1-2 घंटे में मिलियंस में पहुंच जाता है। तो एक आदमी जिसके वीडियोस इतने हिट होते हों, जितना किसी फिल्म का टीजर ना होता हो, ट्रेलर ना होता हो, शाहरुख खान की फिल्म का ट्रेलर भी इतनी जल्दी हिट नहीं होता जितनी जल्दी इसके वीडियोस हो जाते हैं, लेकिन कभी इसके वीडियो ट्रेंड नहीं करते यूट्यूब पर। आपने गौर किया है? कभी ट्रेंडिंग में नहीं होते, कभी नहीं लिखा आता ट्रेंडिंग 1 ट्रेंडिंग 2 नहीं लिखा आता। क्यों? क्योंकि जो इनको लाइक्स, जो इनको शेयर्स और जो इनको व्यूज मिलते हैं वो सब बॉट के जरिए मिलते हैं, वो सब टेक्निकली दिलवा दिए जाते हैं उन ताकतों द्वारा जो ताकतें इनके पीछे खड़ी हुई हैं। लेकिन ये बात सही है कि इनके मैसेजेस या इनके वीडियोस लोगों में फैलते तेजी से, फैलने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लोगों के वीडियोस को ज्यादा सजेस्ट करते हैं लोगों को। आप अगर यूट्यूब चलाएंगे तो इनके आपको चैनल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। वहीं उसके उलट आप देखें जो सोशल मीडिया एप्स कर रही हैं, उसके उलट अगर आप देखेंगे तो हम जैसे लोग जो सरकार के पक्ष की बात कर देते हैं, जो देश के पक्ष की बात कर देते हैं, जो सही को सही गलत को गलत बताते हैं, और भाई जो गलत होता है खुद खुल करके बोलते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं थी, ये इसको और अच्छे से किया जा सकता है। जो गलत है वो साफ साफ बताते हैं, गलत है विद प्रूफ बताते हैं। जो जर्मन कॉकरोच है वो तो प्रूफ आधा दिखाता है और आधी अपनी बात मनगढ़ंत बात बना के पेश कर देता है। उस बात से तो यूट्यूब की गाइडलाइंस प्रभावित नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी कोई सीधी बात कह दें तो यूट्यूब क्या करता है, हमारे वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मेरे चैनल पर ही अभी 20-25 दिन पहले अच्छा खासा रेट चल रहा था, डेली 1,500-2,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे। अचानक से मैंने 3-4-5 वीडियो ऐसे डाल दिए जो सरकार के पक्ष में थे या सरकार के पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखा रहे थे, और प्लस इन लोगों को मैंने एक्सपोज कर दिया, लेफ्टिस्ट लोगों को करता आ रहा हूं लंबे समय से। इन्होंने मेरे वीडियो का सजेशन ही रोक दिया। उस दिन से मेरे सब्सक्राइबर इतनी तेजी से गिरने लगे हैं प्लस घटने लगे हैं कि डेली 100 भी नहीं बढ़ते। व्यूज पहले अच्छे खासे आ जाते थे, कई वीडियोस में लाखों में भी गए, अब उसी टाइप के वीडियोस में
व्यूज ही नहीं आते, सजेशन ही नहीं हो रहा, लोगों को सजेस्ट ही नहीं हो रही वीडियो, तो देखेगा कौन? वही लोग देख रहे हैं जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं यूट्यूब में, उन लोगों का ही समर्थन है। ये लोग तो पैसा तक अटका लेते हैं। हमारा यूट्यूब को आज चले करीब 5-6 महीने हो गए, इसमें हम एडसेंस में जितना ही पैसा हमारा जमा हुआ है वो रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। पहले बोलते थे कि आपका एडसेंस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जब हमने कर लिया तो तब भी पैसा नहीं देते, पता नहीं क्यों। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मैं बता रहा हूं किस तरह से सोशल मीडिया में भी ये लोग दो अलग अलग एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं। ऐसी जानकारी जो लोगों के ब्रेन को वॉश कर सकती है उसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी जानकारी जो सच्चाई बता रही है या देश की बात करती है या कभी कभी गवर्नमेंट की तारीफ भी कर देती है, ऐसे लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा ये सोशल मीडिया एप्स धमकी भी देती हैं कि हम भारत छोड़ करके चले जाएंगे। ये व्हाट्सएप ने धमकी दी थी कुछ दिन पहले। ये धमकी अचानक से क्यों आई? ये जो भारत ने बिल की बात करी थी कि हम डाटा प्राइवेसी बिल लेकर के आएंगे और उसके जरिए आप जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उसको सदैव के लिए नहीं रख सकते। कभी मान लो अरविंद केजरीवाल जैसा कोई अपराधी व्हाट्सएप के मैसेजेस को छुपाना चाहे तो वो तो छुपा लेगा, हम कभी डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम पुलिस को तो इतनी ताकत दो। तो इसने मना कर दिया था। बहरहाल ये है कि इनके हिसाब से ही लोग चलते, तो उन्होंने धमकी दे दी भारत छोड़ देंगे। ऐसे ही ट्विटर पर आप कोई भी चीज डालिए जो नेशनलिज्म से रिलेटेड हो, उसको ट्विटर पहले ही बोल देता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड चीज है, क्या आप देखना चाहते हैं? जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर है क्या। वो भी रिस्ट्रिक्ट करता है चीजों को। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया क्या है? सब वेस्टर्न कंट्रीज का है, यूएस का है। अब भाई यूएस कभी चाहेगा कि आप ऐसी बात करें जिससे यूएस की पोल खुले या आप यूएस की गिरफ्त से बाहर चले जाएं? यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो सोशल मीडिया के जरिए आपको इस तरह से ब्लैकमेल करके या आपके सोशल मीडिया का यूज करके आप ही को भड़काने का कार्य कर रहा है। और जितना भी डेटा हम यूज करते हैं अपनी एप्स में, वो सारा डेटा यूएस के पास रहता है। उनके पास है डेटा सबका। आपकी प्राइवेसी नहीं है, उसके पास सब है। तो इस तरह से धमकियां देके हमको थ्रेट किया जा रहा है। चलिए साहब, कोई बात नहीं। उसके साथ ही यूट्यूबर्स की मैंने आपको बता दी किस तरह से एक पूरी की पूरी टोली भेजी गई। फिर कांग्रेस का तो आपको पता ही है, इस तरह का मैनिफेस्टो बनाया कि लगता है कि कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, मोदी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, झूठ पर झूठ पर झूठ, सारी चीजें चल रही। वो एक अलग बात है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। मैं बता रहा हूँ इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो कांग्रेस जब ये झूठ चलाती है तो खान मार्केट गैंग है अपने आप में एक्टिवेट हो जाती है। मोदी जी ने इसके बारे में बात भी बोली थी कि जो खान मार्केट गैंग है इसको मैं 4 जून के आने के बाद सबसे पहले इससे निपटूंगा। बहुत हो गया इनका, किसी भी एक झूठ को पकड़ के बोल देना, किसी भी बात को खींचतान करके पेश कर देना, सही को गलत, गलत को सही बता देना। ये सब खान मार्केट गैंग का मतलब क्या? इसी इकोसिस्टम के सदस्य तो ये चाहते हैं कि देश में इस टाइप की विचारधारा बढ़े, लगे हुए हैं साहब। उसके अलावा यूट्यूबर्स की तो बात ही कुछ मत करिए। जैसे ये हैं, कांग्रेस के बहुत वफादार हैं, बहुत वफादार हैं। इनके वीडियोस देखिए। मोदी छुट्टी पर नहीं जाते लेकिन जनता उनको छुट्टी करने वाली है, जनता उनकी छुट्टी करने वाली है। ठीक है, आमरण अनशन पर कोई बैठा है, बनारस में कुछ नहीं हुआ, मतलब हर नेगेटिव ही नेगेटिव, पूरी कोशिश है इनकी। उसी प्रकार से देखेंगे तो एक सत्य हिंदी चैनल है, इसे आप देख लेना कभी। इसमें शाह भी मान रहे हैं कांटे की लड़ाई, तभी 400 से 300 पर आ गए हैं। अब इनको पता ही नहीं है 400 पार का नारा क्यों दिया था, ताकि इस नारे में विपक्ष फंस के रह जाए। पूरे चुनावों में आपने एक ही चीज देखी होगी, हर कोई एक ही चर्चा कर रहा है, 400 सीट आएंगी या नहीं आएंगी। विपक्ष ये नहीं बोल रहा कि हम जीतेंगे, वो इसी में बहस कर रहे हैं कि 400 नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं बिल्कुल ना आए, 300 आ जाए। मोदी तो तब भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तुम रोक लोगे क्या? उसने तो जानबूझ करके ऐसा नारा दिया कि तुम उसी नारे में फंस के रह जाओ और तुम उसी में लगे हुए हो। कितना भी पैसा खा लो, कितनी भी चमचागिरी कर लो, निकल नहीं पाओगे बाहर। उसी प्रकार से आप हर वीडियो देखो, इसमें वो पत्रकार शामिल हैं जो कभी कांग्रेस के जमाने में मलाई खाते थे और अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सीधी सी बात है। ठीक है, देखो जर्मन कॉकरोच को डिफेंड कर रहे हैं। उसी प्रकार से योगेंद्र यादव जी बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट बनते हैं। इनके अनुसार पहले बीजेपी की 200 सीट भी नहीं आ रही थी, फिर ये 227 तक आए और अब कहने लगे कि बीजेपी 240 के आसपास आएगी, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगी, 40-50 के आसपास। और जिस दिन आएगा रिजल्ट उस दिन पता क्या बोलेंगे? अरे ये ईवीएम में कहीं धांधली हुई है, अरे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ करी है, अरे ये आंकड़े इतनी लेट क्यों आए, वो आंकड़े आने में 3 दिन क्यों लग गए, वोटिंग परसेंटेज कितना रहा इसको बताने में टाइम क्यों लग गया। इस तरह से बातें बनाएंगे जैसे कोई फिक्सिंग कर दी हो, पीछे से कुछ घपला कर दिया है। ये नहीं बोलेंगे कि खुद बेदनादन एक के बाद एक एग्जिट पोल दिए जा रहे हैं डेली। इलेक्शन कमीशन ने बोल रखा है 1 जून की रात से पहले कोई एग्जिट पोल नहीं बोलेगा, और ये डेली हर वीडियो में एग्जिट पोल आकर के बोलते हैं। इसका जवाब है किसी के पास? नहीं।
क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि कैसे भी मोदी दोबारा ना आए, ये देश कठपुतली बना रहे जैसे पहले बना रहता था। पहले पाकिस्तान हमको मार के चला जाता था, हम हाय पाकिस्तान करते रह जाते थे, और अब हम पाकिस्तान को ठोक के आ जाते हैं तो इनको पच नहीं रहा। बात ये है, और मोदी ने साफ साफ बोल दिया, जिस अगली बार जैसे ही मैं शपथ लूंगा उसके बाद सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों के प्रति पाकिस्तान में संवेदनाएं रखी जाती हैं, या जिन लोगों की तारीफ पाकिस्तान करता है। आखिर पाकिस्तान क्यों तारीफ करता है इन लोगों की? ऐसी इनमें क्या खास बात है कि इनको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है और पाकिस्तान को ये बड़े अच्छे लगते हैं? इस पर भी कार्रवाई होगी। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से घेराबंदी करी जा रही है, और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। नमस्कार।